નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જીએસટીવીની વિશેષ રજૂઆત ધ રિયલ ડિબેટમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું દેવાંગ. વિશ્વનો સૌથી યુવા દેશ બેકારીના ખપ્પરમાં, આ વિષય ઉપર આપણે ચર્ચા કરવી છે. ભારત દેશમાં યુવાનોની સંખ્યા વધુ છે, પરંતુ શું એ દરેક યુવાનોને આપણે રોજગારી આપી શકીએ છીએ? એ સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. નથી આપી શકતા એનું કારણ એ છે કારણ કે આપણે જોયું છે ભૂતકાળની અંદર કે દેશની અંદર જે આંદોલનો થયા છે રોજગારીને લઈને, એ એની સાક્ષી પુરાવે છે. તો આટલી બધી અસમાનતા શા માટે દેખાઈ રહી છે? સવાલ એમ્પ્લોયમેન્ટનો છે કે અંડર એમ્પ્લોયમેન્ટનો છે, એ વિષય ઉપર પણ આજે ચર્ચા કરવી છે. અને ચર્ચામાં ભાગ લેવા મારી સાથે ટેકનોલોજીના માધ્યમથી 3 મહાનુભાવો જોડાશે, જેમાં પ્રોફેસર અરુણ કુમાર, જેઓ જાણીતા અર્થશાસ્ત્રી છે, ડોક્ટર જયનારાયણભાઈ વ્યાસ આપણી સાથે જોડાશે, અને અનુપમજી પહેલી વખત આપણી સાથે જોડાશે. અને હું એમનો પરિચય આપી દઉં કે તેઓ યુવા હલ્લા બોલ મુવમેન્ટના ફાઉન્ડર છે અને નેશનલ પ્રેસિडेंट પણ છે. ત્રણેય મહાનુભાવોનું સ્વાગત છે. अनुपम जी, आपका भी स्वागत है. अरुण कुमार जी, आपका भी स्वागत है. व्यास जी, आपने થી શરૂઆત કરીએ કે એક જૂની કહેવત હતી કે ઉત્તમ ખેતી, મધ્યમ વ્યાપાર અને કનિષ્ઠ નોકરી. હવે અત્યારે ઊંધું થઈ ગયું છે કે છોકરાઓ ભણે એટલે સૌથી પહેલા નોકરી ગોતવા નીકળે, ને એમાં સરકારી નોકરી સૌથી પહેલું પસંદગીનું માપદંડ, એના પછી ક્યાંક કોર્પોરેટ કંપનીમાં મળતું હોય તો એ. હવે શિક્ષિત બેકારો અત્યારે વધતા જાય છે, શું કહેવું છે આ બાબતે આપનું? આપણે ક્યાંક ભાન ભૂલ્યા છીએ. જો તમે એમ કહેતા હો कि सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है जो आपको किसी भी तरह के बंधन से मुक्त करे, तो ये मैकोलोनियन थियरी पे जो क्लर्क्स पैदा करने के लिए और उसके ऊपर ब्राउन साहिब्स पैदा करने के लिए जो सिस्टम बनाई गई है, ये पढ़ने का एक ही मकसद नहीं होता कि मैं क्लर्क बनूं या असिस्टेंट बनूं या आईएएस आईपीएस अधिकारी बनूं. ये पढ़ने का मकसद नहीं होता. पढ़ने का मकसद होता है ज्ञान उपार्जन करना. और जब तक जिसके पास ज्ञान है, दिस इज द एरा ऑफ नॉलेज. एल्विन टॉफलर सेज दैट वन हु हैज द अर्लीस्ट एक्सेस टू द नॉलेज शैल बी द मोस्ट पावरफुल. तो आपकी शिक्षण व्यवस्था जो है आज की, उसको पहले आपको टटोलना पड़ेगा. अगर विश्व की पहली 150 यूनिवर्सिटी में इतने बड़े देश की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो हमें अपने अंदर ही उसका जवाब ढूंढना होगा कि क्यों नहीं. और इसके अलावा जो पॉलिटिशियंस हैं, वो डिक्लेयर करते जा रहे हैं हम हर जिले में आईआईटी करेंगे, हर जगह पे हर स्टेट में आईआईएम करेंगे. ये इनके लिए एक रेवड़ी देने का मुद्दा बन गया. तो उससे जो ब्रांड इक्विटी थी आपकी आईआईटीज, उसका आपने जो थी उसका सत्यानाश कर दिया, क्योंकि उसको आप जो फंड देना चाहिए था रिसर्च वगैरह के लिए, वो नहीं दे पा रहे हैं. बंबई आईआईटी का आज अगर जब 71 आई पोस्ट ग्रेजुएटेड, तब का जो बॉम्बे आईआईटी का बिल्डिंग और उसकी अपकीप थी, और आज जाए कैंपस पे तो रोना आता है. इतनी बर्बादी कर रखी है. तो ये शिक्षा व्यवस्था से आप अगर चाहो कि दुनिया भर में आपका नाम हो, तो नहीं होगा. दूसरा एटीट्यूड है. हमारे पॉलिटिशियंस हु आर नॉट पैनी वर्क, वो लोगों को सुबह शाम भाषण देते रहते हैं. क्यों बढ़ई का लड़का बढ़ई बनेगा, क्यों सुनार के लड़के को सुनार ही बनने है, क्यों कृषक का लड़का कृषक ही बनेगा. अरे भाई, उसको उसकी वो माहिर है उसमें, तो अगर बनता है तो तुम्हारा क्या जाता है? क्या ये कोई साइन ऑफ प्रोग्रेस है कि किसान का बच्चा किसान नहीं बने? क्या ये साइन ऑफ प्रोग्रेस है कि बढ़ई का लड़का बढ़ई ना बने? इसके पास इनबिल्ट नॉलेज है. 15-16 साल तक उसने अपने माँ बाप को काम करते देखा है. अगर वो बनता है, मैं ये नहीं कहता सबको बनना चाहिए, मगर अगर वो बनता है, तो आप उनको रिवर्स ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं मगज में कि अगर जो आदमी एक काम करता है मैसन का, उसका लड़का मैसन हो गया तो निकम्मा है. नॉनसेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. आज मैसन जितना कमाता है वो अपर ग्रेड क्लर्क नहीं कमाता, और उसकी शॉर्टेज है. तो आप वो क्षेत्र जो सर्विस क्षेत्र से जुड़े हैं, जहां मैन पावर नीड्स बदलती जा रही है,
पहले शायद लोखंड की पाइप वेल्डिंग करनी होती थी, फिर स्टील की आई। आज प्लास्टिक पाइप, स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक विच कैरीज गैस, उसको वेल्डिंग करना होता है, उसको जोड़ना होता है। उसके लिए आपके पास ट्रेन मैन पावर नहीं है। तो आप जो कर रहे हो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिशियंस शुड नॉट ओपन देयर माउथ थिंकिंग दैट दे आर द पीपल हु नो एवरीथिंग अंडर द सन। पहले किसी भी भाषण देने के पहले उनको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना होगा कि देखो भाई, मैं चौथी कक्षा में फेल होके बाहर निकला और ये धंधा में मुझे अच्छा लगा, जुड़ गया, तो यहां तक पहुंचा हूं। तो अगर आप 104वीं कक्षा में फेल होते हो तो ये फील्ड है जो आपको सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये लोग आईआईटी पे कमेंट करेंगे, ये लोग आईआईएससी पे कमेंट करेंगे, ये लोग स्पेस साइंस पे कमेंट करेंगे, और इतनी वाहियात चीजें तो बोलते हैं कि पूरी दुनिया में इंडिया की इज्जत की किरकिरी होती है। तो ये चीज जो है कि एटीट्यूड बदलो। आपको आने वाले समय में सर्विस क्षेत्र बढ़ेगा, आपको ज्यादा हाथ की जरूरत है, ज्यादा काम करने वालों की जरूरत है, ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। उसको आप क्यों डिस्करेज करते हो? और आपकी आईटीआई में जो अभ्यास चल रहा है वो एक तरह से देखे तो एंटीक है, उसको बदलो। आज की जरूरियातें क्या है उसके मुताबिक वो कोर्स को डिजाइन करो, और हैव अ करेज टू से दैट एवरीबॉडी डज नॉट हैव टू गो टू अ कॉलेज to come out after 3 or 4 years as a useless graduate. Up to 12th, you study, and you study one skill compulsorily. You should master one skill when you pass your 12th standard. That is the answer to your unemployment. हमने श्रम के प्रति सबको बाबू बनना है, सबको तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम आजाद हुए तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पोस्ट ऑफिसें बढ़ रही थी, बैंकें बढ़ रही थी, रेलवे का विस्तार हो रहा था, तो सरकारी क्षेत्र में ढेर सारी नौकरियां खाली थी, तो लोग भर्ती होते गए उसमें। अब हमने उसका डेफिनेशन बना डाला है कि सरकार ही नौकरी दे। सरकार कैसे नौकरी देगी? सरकार का काम नौकरी देना नहीं है, सरकार का काम मिनिमम इंटरवेंशन है, एंड मिनिमम इंटरवेंशन के बदले नो इंटरवेंशन एट द हैंड्स ऑफ पीपल हु आर नॉट क्वालिफाइड टू डू सो। अब आपके ये जो 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 चीजें हैं, आपकी पॉलिसी है, आपका नजरिया है जी। आज हमारे वहां कोई गांव का लड़का स्किल से 30-40 हजार कमा लेता है, कोई ऐसा लड़की नहीं देता। मगर पट्टे वाला है बैंक में तो उसको लड़की फौरन मिल जाती है। जी व्यास जी, तो ये नजरिया हमें भी बदलना होगा, और हमारे इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस, लाउड माउथ स्पीक एनी नॉनसेंस, उनको भी बदलना होगा। બિલકુલ, એટલે ક્યાંક નજરિયો બદલવાની જરૂર છે। મેં બેન પહેલા કીધું કે ઉત્તમ ખેતી, મધ્યમ વેપાર અને કનિષ્ઠ નોકરી, પરંતુ અત્યારે ક્યાંક આ સિનારીઓ બદલાયો છે, પણ આ સિનારીઓ ચિંતાજનક છે, કારણ કે જે રીતના બેરોજગારોની સંખ્યા વધી રહી છે, એ બેરોજગારોની સંખ્યા ઓછી કરવા માટે થઈને શું પગલા ભરાય એ વિશે પણ વિચારવું પડશે। આપણે ચર્ચા જારી રાખીએ છીએ, પરંતુ હાલ સમય થયો છે એક બ્રેકનો। મળીએ એક શોર્ટ બ્રેક બાદ। સ્વાગત છે વિશ્વનો સૌથી યુવા દેશ બેકારીના ખપ્પરમાં। આ વિષય ઉપર આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે અને સીધો જ જઉં છું હું अनुपम जी પાસે। अनुपम जी, सीएमआई के रिपोर्ट के मुताबिक युवाओं के लिए रोजगारी की स्थिति अभी बहुत प्रतिकूल है और उसके हिसाब से लेबर पार्टिसिपेट रेट जो है वो भी कम दिख रहा है। आप ये बताइए कि युवाओं में बेरोजगारी का दर जो है वो ऊंचा क्यों दिख रहा है? नहीं, देखिए आपने ठीक कहा, सीएमआई की रिपोर्ट का हवाला कि स्थिति प्रतिकूल है, और जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करने का जो पूरा अरिथमेटिक है, हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार भी है, वो भी इस बात की पुष्टि करेंगे कि देखिए उसमें जब लेबर फोर्स अगर श्रिंक कर रहा हो और तब जाके अगर बेरोजगारी दर बढ़ रही हो तो ये तो और ज्यादा चिंता का विषय है। मतलब कि सिर्फ बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है इस वक्त जो लोग रोजगार ढूंढ रहे थे उन्होंने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया है, पहले कल तक जो ढूंढ रहे थे। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम होने का मतलब है कि किसी तरह की हताशा बढ़ रही है, निराशा बढ़ रही है,
और वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा एनसीआरबी के आंकड़ों में। आप एनसीआरबी के आंकड़ों में देखिए, पहली बार हमारे देश में छात्र, युवा, श्रमिक बेरोजगारी के कारण इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। और हम तो अभी पिछले कई महीनों से हमारा जो कार्यक्रम और आंदोलन जो चल रहा था उसमें हम यही कह रहे थे कि इस वक्त देश की सबसे गंभीर बहस, सबसे बड़ी चिंता ये होनी चाहिए थी कि देश के युवा आत्महत्या कितनी भारी तादाद में कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि नहीं, उस निराशा और हताशा से निकालने की जरूरत है, समाधान और उम्मीद की दिशा में ले जाने की जरूरत है। लेकिन जैसा कि देखिए, अभी व्यास जी को भी मैं सुन रहा था और हम सब अपने घरों में और बड़ों से हमेशा ये सुनते हैं, और ये मैं मानता हूं कि सही भी है, कि उत्तम कृषि और फिर व्यापार और उस तरीके से। लेकिन देखिए कि जो बेरोजगार है युवा और जो खुदकुशी कर रहा है, उसकी आज वैसी परिस्थिति बना दी गई जहां पे कि उसके पास कोई विकल्प नहीं। कृषि, एग्रीकल्चर कितना रेम्यूनरेटिव है। अगर हमारे देश में कृषि क्षेत्र की अगर मुनाफे का हो, अगर किसान का बेटा चाहता कि मैं भी किसान बनूं, क्योंकि यहाँ पे किसान और किसानी खेती से मेरे परिवार का और मेरे समाज में जो मेरी स्थिति है वो और बेहतर होगी, तो शायद इतनी बुरी स्थिति नहीं रहती। इस वक्त लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल रहे हैं, बिल्कुल, और वो अलग अलग जगहों पे फिर रोजगार ढूंढ रहे हैं। व्यापार की आप बात करते हैं, व्यापार में देखिए जो बिग बिजनेस है, जो कॉर्पोरेट्स, उन्होंने हर सेक्टर में लगभग बिजनेसेस को मोनोपोलाइज करना शुरू कर दिया है। तो जो छोटे व्यापारी थे, जो व्यापार शुरू करते थे, जो रिटेलर्स थे, उनकी हालत देखिए क्या है इस समय। और वो खुद ब खुद नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, कोई अंतरराष्ट्रीय कुछ गतिविधि ऐसी थी जिस कारण से हो गया है। ऐसी परिस्थिति बनने में हमारी जो सरकार है उसके फैसलों का एक योगदान रहा। और हमारे देश में देखिए 93 से 94% जो ऑलमोस्ट 93 to 94% ऑफ आवर इकोनॉमी इज इन द इनफॉर्मल सेक्टर, असंगठित क्षेत्र में जो रोजगार है वो भी। बिल्कुल, तो 93-94% तो असंगठित क्षेत्र में है, जिस पर नोटबंदी जैसे फैसलों का असर पड़ा। और उसके बाद जो 6-7% जो बचा उसमें देखिए प्राइवेट सेक्टर में लगभग 4% रोजगार। हमने लेट 90s में और उसके बाद के दशक में देखा हमारे देश में आईटी सेक्टर बूम हुआ, कई सेक्टर्स में ग्रोथ हुआ और उसके बाद कई रोजगार मिल रहे थे। पिछले दशक में, कम से कम पिछले कुछ वर्षों से, ना ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उस तरह का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो नष्ट ही हुआ है। जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे ले ऑफ आम बात हो गई है। हम लोग तो देखिए युवा अल्लाह बोल आंदोलन के माध्यम से देखते हैं कि दिन रात आए दिन कभी किसी कंपनी में इतना ले ऑफ हो गया, उनकी बात आती है हमारे तक, कभी किसी कंपनी में हो गया। पूरा जो कोविड का जो माहौल था वो कई कंपनीज के लिए एक मौका बन गया अपने फिक्स्ड कॉस्ट को कम करने का। लोगों को जितना छटनी करनी है कोविड और लॉकडाउन के नाम पे कर दो, और उसको अभी तक उन्होंने रिवाइव नहीं किया है। तो ये स्थिति बन रही है। और तब जाके आप जब सवाल करते हैं कि लोग सरकारी नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं, तो आप समझिए जब कहीं पे कोई विकल्प नहीं होगा तो कोई वो युवा जो है वो बीटेक करके, पोस्ट ग्रेजुएट करके और पीएचडी करके जब वो रेलवे के ग्रुप डी का फॉर्म भरता है तो वो शौक से नहीं भर रहा होता है। ऐसा वो समझना पड़ेगा कि उसकी ऐसी स्थिति बन गई है जहां पे कि वो पोस्ट ग्रेजुएट करके और जो है इंजीनियरिंग करके रेलवे की ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है। आप देखिए रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी का जो फॉर्म निकला था उसमें 2,42,00,000 आवेदकों ने अप्लाई किया। आप संख्या देखिए 242 लाख, जिसको लेकर अभी जनवरी के महीने में बड़े प्रदर्शन हुए और बाद में सरकार ने मांगों को माना भी। जो और उसके बाद ये आप देखिए सेना को लेकर, सेना भर्ती को लेकर जो 3 साल से भर्ती नहीं निकल रही थी उसको लेकर प्रदर्शन हुए, और जब भर्ती निकली तो 4 साल की अग्निपथ योजना, कॉन्ट्रैक्ट के सेना में भी बहाली। हमने विरोध किया तो हम जैसे लोगों को तिहाड़ जेल में डाल दिया उठाकर, सिर्फ किसी नीति का विरोध करने के कारण। तो देखिए आज परिस्थिति ऐसी है। मेरा मानना है कि बेरोजगारी सिर्फ एक आर्थिक समस्या भर नहीं, बेरोजगारी जीवन मरण का सवाल बन चुका है। वो आंकड़ों में दिख रहा है, रियल लाइफ स्टोरीज में दिख रहा है, सड़कों पे दिख रहा है, और एक राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुकी है। और सरकारों को और पूरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को, सिर्फ सरकार को, पक्ष विपक्ष सबको ये चाहिए कि वो इस गंभीर विषय को एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन ओरिएंटेड ढंग से कैसे आगे बढ़े। और उसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये कि सरकार एक्नॉलेज करे कम से कम कि यहाँ पे कुछ चूक हुई है, यहाँ पे एक समस्या हुई है। ये कह देना कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, और ये कह देना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके अपनी बात खत्म करूंगा। कई लोग कहते हैं कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। हम भी ये बात कहते हैं सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, और जितने लोग बेरोजगारी का सवाल उठा रहे सब ये बात कहते हैं।
ये गलत नैरेटिव। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि जो नौकरियां हैं सरकार वो क्यों नहीं दे। इस वक्त इस देश में लगभग 1 करोड़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलाकर 1 करोड़ लगभग पद है जो स्वीकृत है लेकिन रिक्त है, सैंक्शन है लेकिन वेकेंट। उसको क्यों नहीं भरा जाता? उसको भरने में कौन सी दिक्कत है? और देखिए हमारे देश में, जैसा मैंने अभी कहा कि टोटल एम्प्लॉयमेंट का लगभग 3% है जो पब्लिक सेक्टर में सरकारी नौकरी। आप दुनिया के किसी देश में चले जाइए, लोग जितने यहाँ पे बौद्धिक बहस कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, वो सोशलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी फॉलो कर रहे हो या कोई कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी फॉलो कर रहे हो या कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री हो, कहीं पे भी टोटल एम्प्लॉयमेंट का कम से कम 7%, 8%, 10% जो है वो सरकारी पब्लिक सेक्टर में होता है। भारत जो है दुनिया के सबसे कम उत्तरी अफ्रीकी देशों की तुलना में 3%, और उस 3% में भी 1 करोड़ के लगभग पद खाली है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए क्या सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए क्या? और बाकी सेक्टर्स में रोजगार हो उसके लिए माहौल बनाना, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हो उसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, ये क्या बेरोजगार युवाओं का काम है? ये क्या नागरिकों का काम है? ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। और कहीं आपको लगता है कि स्किल एक इश्यू है कि नहीं, स्किल डेफिसिट है, तो भाई भारत के युवाओं को स्किल मिलना चाहिए। ये क्या जापान सरकार की जिम्मेदारी है? ये भी तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है ना, कि सिर्फ नारे दे देने से, सिर्फ तरह तरह के मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, नए नए स्लोगन्स, नए नए नारे दे देने भर से, अगर बस इतने भर से काम हो जाता फिर तो कोई समस्या नहीं होती। और सिर्फ घोषणा कर देने से काम हो जाता तो फिर पक्ष विपक्ष हर पार्टी के हर नेता ने जितनी सुंदर सुंदर घोषणाएं की है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए और नौकरियों के लिए, तो सिर्फ घोषणाओं से काम हो जाता तो कोई समस्या ही नहीं होती देश में। देश में बहुत गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर संकट है, उसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है और उसको कंस्ट्रक्टिव ढंग से, सॉल्यूशन ओरिएंटेड ढंग से समाधान की तरफ ले जाने की जरूरत है। वरना हमारे देश में देखिए जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है आज के समय में, हम कहते हैं युवाओं का देश है भारत, हमारे देश में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बहुत भारी संख्या में, और ये पॉजिटिव बात है कि हमारे देश की प्रगति में, इकोनॉमिक ग्रोथ में वो योगदान दे सकता है। लेकिन वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डिजास्टर ना बन जाए, ये जिम्मेदारी जो है ये सरकार पर और हम सब पर है, और हम सबको सजग रहना चाहिए कि ऐसी स्थिति आगे ना हो। બિલકુલ અનુપમજીએ કીધું કે રોજગારી મેળવવી હવે આર્થિક રીતે સક્ષમ બનવું એનો સવાલ નથી રહ્યો, હવે આ જીવન મરણ વચ્ચેનો પણ સવાલ બની ગયો છે અને સૌથી મોટી વાત એમણે જણાવી કે લોકો કૃષિ ક્ષેત્રમાંથી પાછા ફરી રહ્યા છે, કૃષિ ક્ષેત્ર છોડી રહ્યા છે તો પછી એ બધા લોકો માટે નવી રોજગારીની તકો કેવી રીતે ઊભી કરવી ને ક્યાં કરાશે, આ વિશે પણ આપણે વાત કરીએ, પરંતુ હાલ સમય થયો છે બ્રેકનો। બ્રેક બાદ સીધા જ જઈશું પ્રોફેસર અરુણ કુમાર પાસે। ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે, કારણ કે યુવાઓનો દેશ છે અને એ બેકારીના ખપ્પરમાં હોમાઈ રહ્યો છે, એવા ક્યાંક સવાલો પણ ઉભા થઈ રહ્યા છે અને આ વિષય ઉપર આપણે ચર્ચા ચાલી રહી છે। પ્રોફેસર अरुण कुमार पास हूं सीधो ज जईश। अरुण जी, जैसे कि ब्रेक से पहले व्यास जी ने और अनुपम जी ने बताया, और सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि क्षेत्र, ये एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है कि वो सबसे ज्यादा रोजगारी लोगों को देता है, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी चौंका देने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि 2012 से लेकर 2018 की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 35 से 38 लाख जो जॉब है जो कृषि क्षेत्र की है वहां से स्थलांतर देखते हुए मिला। अगर यही रेशियो 2030 तक रहा तो तकरीबन 9 करोड़ नई जॉब हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, तो वो नई एक्स्ट्रा जॉब हम कहां से क्रिएट कर पाएंगे? देखिए, जो बात अभी आपने कही उसको मैं जोड़ूंगा जो व्यास जी ने और अनुपम ने कहा। व्यास जी ने बताया कि जितना शिक्षित वर्ग है उसमें उतनी ज्यादा बेरोजगारी है, तो 15 से 29 साल के बीच की बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महिलाओं में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, और जो ये 15 से 29 साल है उसमें जितना ज्यादा शिक्षित है उतनी ज्यादा बेरोजगारी है। तो उसकी वजह से जो शिक्षित नौजवान है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, ये बात सामने आ रही है, और इसीलिए उनको हताशा और निराशा है। जैसे कि अनुपम ने बताया कि आपने पीएचडी कर लिया, आपने एमटेक कर लिया, लेकिन आप जो निम्न स्तर की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यूपी में हुआ था जहां 360 नौकरी निकली तो उसमें 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया था 2015-16 में, और उसमें से 380 पीएचडी थे, 2 लाख बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम थे। तो ये दिखा रहा है कि हताशा और निराशा बहुत है यूथ में, और उसकी वजह से जैसे अनुपम ने कहा सुसाइड है, लेकिन एक और चीज है उसके साथ साथ जो जुड़ी हुई, वो ये कि परिवार में हताशा और निराशा आ गई। जो माता पिता हैं वो बच्चों को कह रहे हैं कि आप तो निकम्मे हो,
आपको हमने इतना पढ़ाया लिखाया लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है, तो वो जो बच्चे हैं वो सब्सटेंस अब्यूज में लग जा रहे हैं। ड्रग के और जो बाकी जो शराब के नशे वगैरह की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है यूथ में, क्योंकि हताशा और निराशा के चलते हुए उनको एस्केप चाहिए। और दूसरा, क्योंकि फिर पैसा चाहिए, तो परिवार में वायलेंस बहुत हो रही है। तो ये परिवार की जो वायलेंस है ये भी एक अपने आप में खतरा है कि परिवार का एक जैसे कि कहा जाए कि जो शांति है वो भंग होती चली जा रही है। और इसके साथ साथ और भी सोशल इम्पैक्ट इसका हो रहा है, यानी कि जो हमारी बेरोजगारी की स्थिति है वो बहुत भयंकर है। और आपने जोड़ा कि कृषि से जो लोग निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, तो ये बात तो बहुत पुरानी है, क्योंकि जब हम आजाद हुए तो उस समय 80% लोग कृषि में काम करते थे, आज 47% लोग काम करते हैं। और धीरे धीरे वो संख्या कम होती चली जाएगी और उनके लिए आपको नॉन एग्रीकल्चर, कृषि के बाहर आपको काम पैदा करना पड़ेगा। लेकिन आपको समस्या समझनी चाहिए कि ये समस्या हमारी बढ़ती चली जा रही है पिछले 40 साल से। सन 80 के दशक में राइट टू वर्क पे सुरेंद्र मोहन जी ने, चंद्रशेखर जी ने, इन सब ने कन्वेंशन किया था। जब हम लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे, तो ऐसा नहीं कि ये समस्या अभी आई है, समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है तब से। और इसीलिए पैंडेमिक के पहले आपके आंकड़े आए थे कि 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पे हमारी बेरोजगारी हो गई थी। यानी कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग समस्या है, कोई ऐसा नहीं कि तुरंत अभी के अभी हो गई है। इसको पैंडेमिक ने जरूर बिगाड़ दिया है। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर समाज में कोई समस्या लंबे समय तक चलती रहे, उसका समाधान नहीं निकले, तो यानी कि ये बुनियादी समस्या है। ये बुनियादी समस्या क्यों है? क्योंकि हमारे नीति जो है उसमें कहीं परेशानी है, वो जो बेरोजगारी खत्म करने को नहीं चाहती। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो लीडरशिप है वो बहुत ही फ्यूडल है। तो जैसे कि अ सूटेबल बॉय जो विक्रम सेठ ने लिखा था, उसने बताया कि 1950s में, सन 50 के दशक में जो टॉप लीडरशिप थी हमारे पार्टियों की, वो नहीं चाहती थी कि शिक्षा गरीब आदमी को मिले। और मैं जब रूरल डेवलपमेंट में गया 1976-77 में, तो वहां का जो पलिया था, जो लैंडलॉर्ड था, वो हमें कहता था इन बच्चों को आप अगर पढ़ा दोगे तो मेरा गड़रिये का काम कौन करेगा। तो इसलिए हमने कभी शिक्षा पे और रोजगार पे ध्यान वो नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था। तो जैसे कि कुठारी कमीशन ने कहा 1968 में कि हमें कम से कम 6% अपना जीडीपी का खर्च करना चाहिए पब्लिक एजुकेशन पे, हमने आज तक कभी 4% से ज्यादा नहीं खर्च किया। और दूसरा, जो हमारे गांव की शिक्षा है वो पद्धति बहुत ही बिगड़ी हुई है। जैसे कि एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2005 से हर साल आती है, वो दिखा रही है कि 5वीं जमात में जो बच्चे हैं गांव के स्कूल में, वो आधे बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते, यानी कि वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे 5वीं के बाद, 8वीं के बाद, और वो फिर उनको कोई स्किल जॉब नहीं कर सकते क्योंकि उनको स्किल डेवलप नहीं होती है। और बिना स्किल के कोई आज मॉडर्न डे जॉब नहीं मिलेगा तो गरीब रहेंगे। तो ये जो समस्या है हमारी बेरोजगारी की, इसको हमें समझना पड़ेगा कि जैसे अनुपम कह रहे थे कि हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो अभी 40 से 45 के बीच में चलता है, बाकी जो और उन्नत देश हैं जैसे कि अमेरिका वगैरह, वहां तो ये 65-70% के करीब है। कुछ और देश है वहां पे 75% है, 80% है। पर ब्राजील और चाइना जो बड़े देश हैं वहां पे भी ये 65% है। यानी हमारे यहाँ 20% लोग कम हैं जो काम कर रहे हैं। अगर 20% कम लोग काम करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे उत्पादन पे उसका असर पड़ेगा और परेशानी होगी। तो हम लोगों ने अभी आंका, हमारी रिपोर्ट अभी आई है, जो हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, राइट टू वर्क feasible and indispensable for India to be a truly civilized and democratic nation। यानी अगर हमें सिविलाइज नेशन होना है, डेमोक्रेटिक नेशन होना है, तो हमें सबको काम देना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि ये क्यों नहीं काम हो रहा? तो ऑटोमेशन इतना हो रहा है, वो कृषि में भी ऑटोमेशन हो रहा है। आप देखें कि कृषि में ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर और आपके हार्वेस्टर, कंबाइन और थ्रेशर आ रहे हैं। तो कृषि में भी सन 2000 से अगर आप आंकड़े देखें तो वहां पे भी जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे मैकेनाइजेशन है। और जो संगठित क्षेत्र है जिसमें 70% हमारा इन्वेस्टमेंट जाता है, वहां पे जबरदस्त मैकेनाइजेशन है, तो वहां पे काम नहीं हो रहा है। तो आप देखें तो जो जहां पे इन्वेस्टमेंट जा रहा है वहां पे जॉब क्रिएशन नहीं है। कृषि में क्योंकि मैकेनाइजेशन हो रहा है तो वहां पे जॉब क्रिएशन नहीं है। तो जो हमारा रेजिडुअल सेक्टर है, जो असंगठित क्षेत्र है, लोग उसमें जा रहे हैं। वो कोई पकौड़े तल रहा है, कोई बोझा ढो रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। इसी सब का काम जो मैं रेजिडुअल काम बोलता हूँ,
वो सिस्टम नहीं जनरेट कर रहा। तो सिस्टम जो है वो काम जनरेट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि टेक्नोलॉजी इस प्रकार की आ रही है कि उससे ऑटोमेशन सब जगह होता जा रहा है और लोगों की छटनी हो रही है। और ये देखें तो दुनिया के पटल पे हो रहा है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने अब कहना शुरू किया है कि हमारे लिए एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम हमें देनी पड़ेगी, यानी हर एक के हाथ में कुछ पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटलिज्म में अब ये क्षमता नहीं रह गई है कि वो रोजगार पैदा करे। तो सवाल ये कि हमारे देश में हम क्या करें, हमारे देश में किस प्रकार से नौकरी करें। तो जैसे अनुपम ने कहा कि अगर आप हमारे जो टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा देखें तो महज 2% लोग हैं सरकार में जो काम करते हैं, और देशों में ज्यादा करते हैं। हम कुछ नौकरियां और पैदा कर सकते हैं, 2% को 4% कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो 96% है वो कहाँ जाएंगे। और जो 1 करोड़ बच्चे हर साल जो जॉब मार्केट में आते हैं उनमें से आपको देखें तो सिर्फ 3 लाख 4 लाख को संगठित क्षेत्र में काम मिलता है, और बाकी जो 99% है उनको असंगठित क्षेत्र में जाना पड़ता है, उनको अपने लिए कुछ रोजगार पैदा करना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सरकार है उसको एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें रोजगार पैदा हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? સરકારે તો એવું વાતાવરણ ઊભું કરવું જ પડશે। ક્યાંક આપણી જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે એ સિસ્ટમમાં પણ ક્યાંક ફેરબદલ કરવો પડશે। પરંતુ વ્યાસજી, ऐसा कहा जाता है कि भारत सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, ऐसा दावा किया जाता है। પણ વ્યાસજી, શું વૃદ્ધિ, રોજગાર વૃદ્ધિના અભાવે જે વસ્તી ડિવિડન્ડના લાભો છે વેડફાઈ જવાની ચિંતા પણ વધી ગઈ છે? દેવલભાઈ, આમાં ઘણી બધી ગેરસમજો છે। હું ખેતી સાથે જોડાયેલો છું અને મેન્યુફેક્ચરિંગ સાથે પણ જોડાયેલો છું જી। આજે બે મુશ્કેલીઓ ખેતીને છે। એક, મજૂર મળતા નથી। પહેલા જે 80 રૂપિયા પર ડે કે એમાં મળતા હતા તે આજે 500 રૂપિયા આપવા છતાં પણ મજૂર નથી। So that is the first chronic issue that is creating problem for the people. They don't find the necessary labor force for getting into various agro related activities. That is one, and this is my personal experience. There is a lot of migration from also other areas to far off areas in Gujarat, but still they are not able to meet with the requirement of the labor force. Second is that we will have to think of an issue in totality. You want to create more employment. Now that cannot happen unless the farmer gets more income. Now today, even with hardly 16 or 17% of the contribution to the GDP, जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में। Not only that, your market is also in the rural sector. 55% of the motorcycles produced in this country are sold in the rural sector. 52% of clothes sold, produced in this country is sold in the rural sector. I'm not talking about fertilizers and all that, which are bound to sell in rural areas because it's the requirement. My personal belief is that the farm size is very fast becoming uneconomical. When we wrote the first plan, perhaps the average farm size was 4.6 hectares per capita. Today it has become less than 2 acres, in most of the cases in Gujarat, in less than 1 acre. So, and that 1 acre also may not be one piece, it might be divided into more than one pieces also. So, if people are moving away from agriculture, also there are different reasons. It is not that they hate agriculture, but the farm size is such that no matter what you give as MSP, it will not make them profitable. And something which is not profitable, the fellow tries to think about moving away from it. Otherwise, today in Gujarat, sorry, today in Gujarat, you put the word अच्छा किसी के भी नाम के आगे, डेजिग्नेशन के आगे, अच्छा ड्राइवर। વ્યાસજી, ટેક યોર ટાઈમ, કારણ કે તમને ઉધરસ ચડી છે તો પછી આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ। પછી આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ ત્યાં સુધી એક બ્રેક લઈ લઉં, પછી આપણે આ વાતને કન્ટિન્યુ કરીએ। બટ ઇટ વિલ બ્રેક માય આર્ગ્યુમેન્ટ્સ। હા જી, એનીવે ગો હેડ। જી જી બિલકુલ। તો વ્યાસજીની વાતને જ આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ। એક મળી એક શોર્ટ, ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે અને કાર્યક્રમને આપણે આગળ વધારીએ। વ્યાસજીથી કન્ટિન્યુ કરીએ। જી વ્યાસજી, જ્યાં આપણે અટક્યા હતા ત્યાંથી આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ।
I was trying to tell there are some basic issues. Unless you look at the problem in totality, it is a fit case like those blind men, 6 blind men and elephant. Everybody looks at his point, the other points get neglected, and then the crisis goes on. So there are issues. The fragmentation of farmland is going to be a huge issue in the years to come, because whatever minimum support price or whatever you give, the farm size will be so small that it will not be workable for the farmer to till that field and produce something which gives him some profit at least for survival. So that is one issue. Second is that because of labor shortage, there is also a reason for automation. It is not that people want to go for automation, but labor shortage is also one of the reasons, not the reason, but one of the reasons. Third is that Gujarat, where there is lot of dairying activity, there is alternative avenue available, which provides especially ladies as spare income over and above what they are earning, their males are earning. So there is avenue for them to generate more income. And fourth is Gujarat, like state, which is highly urbanized. If you take people with urban trait and urban areas, 65% population of Gujarat would fall into that category. So obviously they have different job needs. And finally, the government of India, I would blame that they do not take any problem in totality, be it education policy. See, as a country, how can you have an opposition party and ruling party? You don't have an education policy for the country. You do not have an employment policy or a youth activity policy for the country. You do not have a defense policy for the country. You don't have a foreign policy for the country. Everything is party based. One party comes, they have different views, and they feel this might give them the political mileage, so the policy changes. Now, these things, there has to be some definition where you define these policies as national policies, not negotiable. And let all the parties debate together and work on minimum acceptable program which will be implemented in the interest of the nation. And finally, that when we talk about this, we also should keep in mind that it is not only the people who are migrating, the skills are also migrating. The tribal population that is today getting employed in other part of the Gujarat, they have better skills and therefore they are able to work. They have found a new way out. They don't work on wage-driven system. They work on 1/3 of the produce they will take, 2/3 the owner of the land who has to provide seeds, water, fertilizers and everything. So 2/3 जाएगा जमीन मालिक को, मगर 1/3 उसको जाएगा. So both have some interest in the betterment of the agriculture that they are attending to. So there are various reasons. I think unemployment in itself is such a huge issue that it will be very difficult to capsulize it. But it is an issue, and the very acceptance that it is an issue and discouragement of the processes which can be substituted by labor-intensive programs, I think a huge mix with this could perhaps do the job, but not so soon. It might take some time before you are able to put the train back on the trail. बिल्कुल बिल्कुल Young boy. बिल्कुल. अनुपम जी, ऐसा नहीं है, कुछ लोग का कहना ऐसा भी है कि भाई ऐसा नहीं कि देश के अंदर रोजगारी नहीं है, रोजगारी तो है लेकिन स्किल लेबर बाजार के अंदर नहीं अवेलेबल है. ये भी कुछ लोगों का कहना है. और कही जाए बात तो देश के अंदर एक मुद्दा कौशल्य विकास का भी है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां हमको स्किल लेबर अभी तक नहीं मिल रहा है. नहीं, बात सही है, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि देखिए, मैंने अपनी पिछले वक्तव्य में कहा भी कि स्किल डेफिसिट तो एक इशू है, कौशल विकास जरूर एक इशू है. आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो एम्प्लॉयर्स के लिए ये बहुत बड़ा इशू है कि
हमारे सामने जो लोग हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है। तो ये सब तो बिल्कुल इशू है, और हम कहाँ इसको खारिज कर रहे हैं कि ये इशू नहीं है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि अगर ये इशू है भी, तो हर इशू में जब हम एक कॉर्पोरेट के एचआर प्रिंसिपल में होता है वाई एनालिसिस, कि आप 5 बार पूछे कि ऐसा क्यों है, अगर ये इशू है तो क्यों है, क्यों का जवाब जब मिलेगा तो उस पर भी पूछे क्यों है, तो फिर हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। इसका मतलब किसी की जवाबदेही तो होनी चाहिए ना, जो भी इशू है, जो भी परिस्थिति है, समवन हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। वो किसकी जवाबदेही? ब्रिटेन की सरकार की जवाबदेही है कि भारत के युवाओं में इशू नहीं, स्किल नहीं है। अगर भारत के नौजवान ग्रेजुएट हो रहे हैं, आप उन कॉलेजेस से, उन यूनिवर्सिटी से उनको डिग्री दे रहे हैं जिसकी मान्यता यूजीसी से प्राप्त है, आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन वो अगर ग्रेजुएट होके सही मायने में वो उसके अंदर वो दक्षता, वो क्षमता वो नहीं है जो किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के ग्रेजुएट में होना चाहिए, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही? क्या हम ये कहें कि इस देश में जो बेरोजगार है ये उसकी गलती है? क्या हम ये कहें कि जो उनके माँ बाप है उनकी गलती है? हम तो ये कह ही रहे। देखिए, सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि एक समस्या है, और फिर ये मानना पड़ेगा खास करके उनको जिनके ऊपर ये जवाबदेही है कि हमसे चूक हुई है। हमसे मतलब व्यक्तिगत तौर पे हमसे नहीं, मतलब हमारे तंत्र से चूक हुई है, हमारी पिछली सरकारों से चूक हुई है, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उनसे चूक हुई है। जब हम अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर जब ये सोचना शुरू करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि चूक हुई है, और जब चूक हुई है समझ में आएगा तभी हम समाधान ढूंढना शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम कहते रहेंगे, ढिंढोरा पीटते रहेंगे, प्रचार में मगन रहेंगे कि हमने कौशल विकास के लिए बहुत कुछ किया है, तो अगर बहुत कुछ किया है तो फिर आज क्यों कौशल विकास इतना बड़ा गंभीर सवाल है? अगर स्किल इंडिया सक्सेसफुल है तो फिर स्किल क्यों इशू है? अगर स्किल इशू है तो इसका मतलब स्किल इंडिया सिर्फ नारेबाजी थी ना। तो ये तो किसी एक बात को तो मानना पड़ेगा ना हमको। जी अनुपम जी, बिल्कुल। अगर किसी और को यह सवाल पूछता तो शायद मुझे यह जवाब मिलता कि बेरोजगारी दर कमजोर नहीं हुआ है, वस्ती जो बढ़ रही है कसूर उसका है। अरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जी जी, ऐसा है कि मैं जब कह रहा था तो आपने बीच में टोक दिया। मैं ये बताना चाह रहा था जी, हमारा जो रोजगार सबसे ज्यादा है वो है कृषि में और फिर माइक्रो सेक्टर में जी। हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम आता है, और माइक्रो सेक्टर में 6 करोड़ यूनिट है, स्मॉल और मीडियम 6 लाख यूनिट है जी। और वो जो 6 करोड़ माइक्रो यूनिट है उनमें 97.5% रोजगार होता है एमएसएमई का। और हमारी जो नीतियां हैं वो एमएसएमई के लिए एक साथ होती हैं, माइक्रो के लिए अलग नहीं होती। स्मॉल और मीडियम को सारा फायदा मिल जाता है, माइक्रो रह जाता है। और सबसे ज्यादा अटैक जो हुआ है पिछले 5 साल में, 6 साल में, वो माइक्रो सेक्टर पे हुआ है। नोटबंदी से हुआ, जीएसटी से हुआ, एनबीएफसी क्राइसिस से हुआ और फिर लॉकडाउन से हुआ। इसलिए बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसीलिए रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आरबीआई के आंकड़े दिखाते हैं कि वहां पे सिर्फ 50 दिन का काम एक परिवार में मिल रहा है, जबकि 100 दिन का मिलना चाहिए। और सरकार बार बार जो उसके जो प्रावधान है वो काट दे रही है। तो इसलिए ये समस्या बहुत गंभीर है, और एक हमें अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चाहिए जिससे कि जो शिक्षित नौजवान शहर का है उसको भी काम मिल सके ढंग से, और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा काम मिल सकता है। फिर दूसरा ये कि हमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे नहीं जाना चाहिए। हम रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन और ये सब कर रहे हैं, ये सब मैकेनाइज्ड हैं। पहले आपको याद होगा कि सड़क बनती थी, उसमें सैकड़ों लोग काम करते थे। आज कहीं सड़क बन रही है तो आप जाएंगे तो वहां पे 5 लोग काम करते हैं, बड़े बड़े बुलडोजर से, बड़े बड़े ट्रैक्टर से, बड़े बड़े क्रेन से। तो रोजगार मिलेगा छोटे छोटे प्रोजेक्ट में, वहां पे मिलेगा। अब सवाल उठता है कि जो हमारी बेरोजगारी है वो हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि 4 तरह की बेरोजगारी है। एक तो वो जिन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया है, एक वो जो कृषि में है जिसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जाके खेत पे खुरपी चला लेते हैं लेकिन उसका प्रोडक्शन नहीं होता। दूसरा है कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, और चौथा है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये 4 जो अगर आप इनको जोड़ लें तो 27.8 करोड़ हमने आंका है ऐसे लोग हैं जिनके पास सही ढंग का काम नहीं है, और जिनके पास सही ढंग का काम है वो है 30.4 करोड़। यानी कि जिनके पास काम ढंग का है उनकी संख्या और जिनके पास काम ढंग का नहीं है वो करीब करीब बराबर है। और हमने ये आंका है कि अगर हमको उनको काम देना है 27.8 करोड़ लोगों को, तो उसके लिए करीब 13 साढ़े 13 लाख करोड़ रुपए चाहिएगा।
13.5 लाख करोड़ का मतलब है जीडीपी का 5%। और जब इनको काम मिलेगा तो इनसे उत्पादन बढ़ेगा कम से कम 16%। जी अरुण जी, तो ये सेल्फ फाइनेंसिंग होगा। जितना आपका जीडीपी बढ़ेगा उसका 1/3 आपको चाहिए उनको काम देने के लिए। तो हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि लोग कहते हैं कि पैसा कहाँ है, पैसा नहीं है, तो हमने ये दिखाया कि सरकार कहां से रेज करे, प्राइवेट सेक्टर में कैसे आए जिससे कि सबको रोजगार मिल सके। तो हमने दिखाया कि ये फिजिबल है। लेकिन क्योंकि मंशा नहीं है, हमारे जो इलीट जो वर्ग है वो चाहता है कि हम वेस्टर्न मॉडर्निटी की तरफ जाएं। चलो एक ऐसा विषय अरुण जी, हम आज ऐसा विषय लेके बैठे कि जिसके ऊपर अगर हम घंटों भर चर्चा करें तो भी कम होगी, लेकिन समय का अभाव है मेरे पास। व्यास जी, एक छेल्ली 1 મિનિટ તમે કઈક પ્રતિક્રિયા આપવા માંગતા હતા? नहीं, आई ओनली वांटेड टू टेल अनुपम जी कि ये पीएचडी एमटेक वगैरह कहां से आते हैं उसका भी अभ्यास करना चाहिए। गुजरात में ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां आप फीस भर दो, फिर कोई अटेंडेंस जरूरी नहीं है, और कन्वोकेशन में जाके आपका डिग्री सर्टिफिकेट ले आओ। अब ये इस तरह की जो यूनिवर्सिटियां हैं इन द नेम ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, दे आर डूइंग ए terrible damage to the youth and also the whole system. But this fraud is going on, ધડલ્લે से चल रहा है। બિલકુલ, એક મુદ્દો કદાચ એ પણ ચર્ચવો જોઈએ કે દેશની અંદર વસ્તી વધી રહી છે, ટેકનોલોજીનો વિકાસ પણ થઈ રહ્યો છે, અને દુનિયા જો સમય સાથે કદમ મિલાવીને નહીં ચાલીએ તો એમાં આપણે પાછળ રહી જઈશું। પડકારો ઘણા બધા છે, કારણ કે એક મુદ્દો એ વિચારવો જોઈએ કે જ્યારે આપણે 130 કરોડે પહોંચ્યા છે, તમે વિચાર કરો કે જ્યારે આપણા દેશની અંદર કોમ્પ્યુટર નહોતું તો એનું કામ 4 જણા કરતા નોર્મલ રીતે અકાઉન્ટ્સની દ્રષ્ટિએ। કોમ્પ્યુટર આવ્યા પછી એ 4 જણાને આપણે નવરા કરી દીધા। એવી રીતના ઘણા બધા એવી મશીનરી છે કે જે ટેકનોલોજીનો આપણે સ્વીકાર કર્યો છે, પણ શું એ ટેકનોલોજી આપણા દેશને અનુકૂળ છે એ પણ જાણવું જોઈએ। કારણ કે જો એ ટેકનોલોજી લેવાથી આપણા દેશના યુવાનો બેરોજગાર થઈ જશે, લોકો બેરોજગાર થઈ જશે, તો પછી એ ટેકનોલોજી આપણી માટે કેટલી કામની। આ વિષય ઉપર પણ વિસ્તૃત ચર્ચા થઈ શકે એવું છે, પરંતુ હાલ સમય થયો છે આપણાથી વિદાય લેવાનો। પણ આ ચર્ચાને ન્યાય આપવા માટે થઈને જે 3 મહાનુભાવો આપણી સાથે જોડાયા, પ્રોફેસર અરુણ કુમારજી, અનુપમજી અને ડોક્ટર જયનારાયણ વ્યાસજી, આપ ત્રણેય મહાનુભાવોનો આભાર। દર્શક મિત્રો, ચર્ચામાં અત્યારે બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર અને અપડેટ માટે આપ જોતા રહો GSTV।